Good morning, students. Myself, Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Meera Girls College, उदयपुर। हमारे आज का टॉपिक है वर्ण, आश्रम और पुरुषार्थ। ये तीनों ही टॉपिक आरएस मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था क्या होती है? अगर हम देखें तो वर्ण व्यवस्था का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल होती है और इसी व्यवस्था के कारण सामाजिक स्तरीकरण की जो कठोर नीति थी उसका सूत्रपात हुआ। तो मनुष्य की प्रवृत्तियों, व्यवसायों के आधार पर समाज के अंदर विभिन्न वर्गों का निर्माण हुआ और सभी देशों के अंदर यह वर्ग व्यवस्था देखने को मिलती है। जब हमने देखा कि प्राचीन जो हमारे भारतीय विचारक थे उन्होंने बताया कि समाज के विकास के बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता और व्यक्ति के विकास के लिए ये जरूरी है कि उसके समुचित व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं हैं वो समाज के अंदर उपस्थित होनी चाहिए, तभी समाज की व्यवस्था जो है वो स्थायी रूप से बनी रहेगी। उस व्यवस्था को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक जो समुचित सुविधाएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया और यही सामाजिक व्यवस्था जो थी उसका कार्यात्मक पक्ष जो था उसको उपयोगी बनाने के लिए 4 वर्गों में उसको विभाजित किया गया। ये वर्ग ही आगे चलकर 4 वर्ण बने और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर हम वर्ण का अर्थ जानने की कोशिश करें कि बेसिकली वर्ण है क्या, तो हम देखते हैं कि भारत का जो प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है वो वर्ण व्यवस्था से संबंधित रहा है। वर्तमान में ये व्यवस्था जीवित नहीं है। वर्ण व्यवस्था जो थी वो एक आदर्श व्यवस्था रही थी जिसके कारण संपूर्ण समाज को जिसने संगठित, संतुलित और व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसको कार्यात्मक रूप से 4 बड़े भागों के अंदर सामाजिक व्यवस्था को विभाजित किया गया। तो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्तियों अर्थात गुणों को ध्यान में रखकर समाज में उसका स्थान और कार्य सुनिश्चित किया जाता है, निश्चित किए जाते हैं। अगर हम शाब्दिक दृष्टि से वर्ण का अर्थ जानने का प्रयास करें तो इसके 3 संभावित अर्थ लगाए जाते हैं। पहला है वर्ण या चुनाव करना, दूसरा है रंग और तीसरा है वृत्ति के अनुरूप। वर्ण या चुनाव करने से तात्पर्य होता है किसी भी व्यवसाय को चुनना, रंग बॉडी कलर के बेस पे, और वृत्ति के अनुरूप से तात्पर्य था कि इस दृष्टि के अनुरूप जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहारगत विशेषताएं एक समान हो, अर्थात जिन व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा हो उसे एक वर्ण कहा जाता है। तो यहां स्वभाव में समानताएं होना एक वर्ग के निर्माण में सहायक रही। वर्ग का अर्थ अगर हम संस्कृत के अंदर वर्ण शब्द जो कि हमने सबसे पहले लिया था वर्ण या चुनाव करना, तो वर्ण शब्द वरीय धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यवसाय का चुनाव। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ण क्या है? उन लोगों का समूह है जिनका व्यवसाय समान है, जो समान व्यवसाय में लिप्त हैं, उन व्यक्तियों का एक समूह वर्ण का निर्माण करता है। J.H. हटन ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में कलर के बेस पे वर्ण व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया था और उन्होंने बताया कि सारा हिंदू समाज 4 रंगों के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया है। श्वेत रंग ब्राह्मण के, रक्त वर्ण के क्षत्रिय, पीत वर्ण के वैश्य और श्याम रंग के शूद्र कहलाए। यानी कि कलर के बेस पर वर्ण अलग अलग डिस्क्राइब कर दिया गया। और अगर हम मानव शास्त्रीय और प्राजातीय दृष्टिकोण से वर्ण शब्द का प्रयोग देखते हैं तो सबसे पहले आर्यों के लिए और दूसरे जो भारत के मूल निवासी थे उनके लिए रंग भेद के लिए किया गया था और ये कहा गया था कि आर्य लोग श्वेत वर्ण के थे और भारत के जो मूल निवासी थे वो श्याम वर्ण के थे। वर्ण का अर्थ अगर हम देखें तो सबसे उपयुक्त अर्थ तीनों में से वर्ण करना है, यानी कि व्यवसाय का चुनाव करना। प्राचीन काल से हम देखते हैं कि मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक कार्य या व्यवसाय का चुनाव करते हैं। ये व्यवसाय कुछ व्यवस्थित रूप से कुछ वर्गों के अंदर बांट दिए गए और उसके द्वारा व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर
अपनी सामर्थ्य के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर भिन्न प्रकार के व्यवसायों का चुनाव करने लगा और यही जिस व्यवसाय का उसने चुनाव किया वह उस वर्ग का सदस्य बन गया। व्यवसाय के आधार पर समाज के सदस्यों का जो वर्गीकरण किया गया उसी को हम वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण क्या है? एक खुला वर्ग है। जैसे जाति एक बंद वर्ग है, वैसे वर्ण एक खुला वर्ग है, अर्थात व्यक्ति किसी विशेष वर्ग तक सीमित ना रहकर बाध्य नहीं होता उसी वर्ण में रहने के लिए। अपनी रुचि के आधार पर, अपनी दक्षता के आधार पर, अपनी सामर्थ्य के आधार पर वो अपने वर्ण में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात कार्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से वर्ण की सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। कंक्लूड रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्था ना तो पूर्णतया गुण पर आधारित थी, न कर्म पर आधारित थी और ना ही पूर्णतया जन्म पर आधारित थी। प्रारंभ में इस व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था, लेकिन धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ने लगा और समय के साथ साथ व्यवसाय आनुवांशिक होते चले गए। जैसे कि पता है कि स्टार्टिंग में वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें कि वर्ण जो था, व्यक्ति का कर्म जो था, गुण इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, क्योंकि जन्म इंपॉर्टेंट हो गया, व्यक्ति किस जाति में जन्म ले रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया और जाति परिवर्तित करना संभव नहीं था, इसलिए जाति एक बंद वर्ग था। और धीरे धीरे व्यवसाय जो थे वो आनुवांशिक होते चले गए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उन व्यवसायों का पालन पिता से पुत्र को आनुवांशिक रूप से हस्तांतरित होने लगा। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो उनके अनुसार प्राचीन भारत में 4 प्रमुख व्यवसाय रहे। पहला, पढ़ना पढ़ाना तथा धार्मिक संस्कारों को संपन्न करना। दूसरा, प्रशासन तथा युद्ध का कार्य करना। तीसरा, कृषि तथा व्यापार का कार्य करना और चौथा था उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। अब जो चारों कार्य थे, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर व्यक्ति इन चारों व्यवसायों में से कोई भी व्यवसाय का चुनाव कर सकता था, उसे पूरा अधिकार था। जैसे व्यक्ति की क्षमता होती थी उसके अनुसार वह अपने व्यवसाय का चुनाव करता था और चाहे तो व्यवसाय को छोड़ भी सकता था। ये कोई कंपल्शन नहीं था कि जिस व्यवसाय में वो लगा हुआ है, लिप्त है, उस व्यवसाय को बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। वो उस व्यवसाय को बदलकर दूसरे वर्ण में जा भी सकता था और ऐसा देखा भी गया कि एक परिवार के 4 लोग अलग अलग व्यवसायों में लिप्त थे। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि गुण और कर्म पर आधारित थी। अब वर्ण की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वर्ण की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी हमें हमारे हिंदू धर्मशास्त्र जो हैं उनसे मिलती है। वे प्रमुख स्रोत रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं उनसे वर्ण व्यवस्था पर बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि प्राचीन जो आदर्श वर्ण व्यवस्था थी वो समय के साथ साथ विकृत होती चली गई और आज वो प्राचीन आदर्श वर्ण व्यवस्था नहीं पाई जाती है, वो खत्म हो चुकी है। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स मिले हैं कि कहां कहां वर्ण की उत्पत्ति के बारे में क्या क्या बोला गया है। तो सबसे पहले ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया था। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उसके अनुसार ईश्वर ने 4 वर्णों की सृष्टि की। उन्होंने बताया कि वर्णों का जन्म जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से हुआ है, जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य यानी कि जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ब्राह्मण ग्रंथों में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है और उन्होंने बताया कि वसंत ऋतु में ब्राह्मणों को, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रियों को, शरद ऋतु में वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए और शूद्रों के लिए यज्ञ कार्य वर्जित है, निषेधित है। यानी किसी भी पवित्र कार्य को करने की शूद्रों को मनाही थी। और ऊपर के जो 3 वर्ण थे वो किसी भी पवित्र कार्य को समय काल परिस्थितियों के अनुसार संपन्न करवा सकते थे। उपनिषदों के अंदर भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले देवताओं ने 4 वर्ण बनाए और फिर उनको फॉलो करते हुए मानव समाज में 4 वर्णों की सृष्टि हुई। अर्थात पहले ब्रह्म या ब्राह्मण अकेले थे,
फिर जब ब्रह्म को सृष्टि का निर्माण करना था तो उन्हें बहुत सारे सहयोगी लोगों की जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने क्षत्रिय और वैश्य बनाए। उसी चीज को फॉलो करते हुए ब्राह्मणों ने मानव समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का निर्माण किया। भृगु संहिता में भी वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और उसमें कहा गया था कि सबसे पहले केवल एक ही वर्ण था और वो था ब्राह्मण। फिर गुण व कर्म के आधार पर अन्य वर्णों की सृष्टि हुई, यानी ब्राह्मण सबसे पहले था, सबसे पहले केवल ब्राह्मण वर्ण को बनाया गया और उसके बाद में मानव जाति के 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का निर्माण किया गया। और ये रंग के आधार पर था, जैसे ब्राह्मण सफेद रंग के, क्षत्रिय लाल रंग के, वैश्य पीले रंग के और शूद्र काले रंग के। तो रंग के आधार पर भी वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। स्मृतियों में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति में मनु ने उल्लेख करते हुए कहा कि ब्रह्मा ने लोक कल्याण की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऐसा हो जिससे कि संपूर्ण लोक का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग एक सुख शांति पूर्वक व्यवस्थित जीवन यापन कर सकें, उन्होंने मुख, बाह, जंघा और पैर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्माण किया, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति दर्शाई गई। गीता में भी वर्ण व्यवस्था के बारे में स्वयं कृष्ण कहते हैं कि 4 वर्णों का विभाग और कर्म, गुण और कर्म के आधार पर किया गया। जो विभाजन था वर्णों का, वो उनके गुण और कर्म के आधार पर किया गया। अब अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि विभिन्न वर्णों के कर्तव्य और धर्म क्या हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इन 4 वर्णों के कर्तव्य और धर्म अलग अलग बताए गए हैं। हर वर्ण का अपना एक कर्तव्य है, अपना एक धर्म है और सबके अंदर भिन्नता देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम ब्राह्मण वर्ण की बात करते हैं, तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर महाभारत, मनुस्मृति और मार्कंडेय पुराण के अंदर ब्राह्मणों का जो कर्तव्य और धर्म बताए गए वे है वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। और जो भी ब्राह्मण इन कर्मों को, इन कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभाता है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है, वही धर्म का भागी होता है। तो ब्राह्मण के लिए ये सारे कर्तव्यों का निर्वहन करना अत्यंत आवश्यक है। फिर हम क्षत्रिय की बात करते हैं, तो क्षत्रिय का प्रथम धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। जिस भी देश राज्य के अंदर है, उस देश और राज्य की प्रजा की रक्षा करना, अपराधी को दंड देना, न्याय की व्यवस्था करना, न्याय की रक्षा करना, ये सारे के सारे कर्तव्य और धर्म क्षत्रिय वर्ण के बताए गए। शुक्र नीति अनुसार में भी कहा गया है कि लोक की रक्षा के लिए जो सजग और जागरूक और चतुर व्यक्ति है, वही क्षत्रिय है। इसलिए क्षत्रिय का एकमात्र जो कर्तव्य है वो है प्रजा की रक्षा करना, सचेत होकर, जागरूक होकर, चतुर बनकर लोगों की रक्षा करना। वैश्य जो कि तीसरा वर्ण था, उसका कार्य था व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि, क्योंकि ये उत्पादन के कार्यों से जुड़ा हुआ था। और शूद्र जो कि वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थिति पर थे, उनका कर्तव्य था, जो कि महाभारत में बताया गया है कि उनका परम कर्तव्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। इसलिए क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा था, वेदों पुराणों में लिखा था कि शूद्रों का जो कर्तव्य है वो उपरोक्त वर्णों की सेवा करना है, इसलिए वो उसे खुशी खुशी उपरोक्त वर्णों की सेवा करते रहे। अतः 4 वर्णों में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों को लगभग समान महत्व दिया गया है। ब्राह्मणों को ज्ञान का स्रोत कहा गया और क्षत्रियों को शक्ति का स्रोत कहा गया। शूद्र जो है उनको सबसे कम उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं और वैश्य जो है उनको उत्पादन का स्वामी कहा गया है। तो 4 वर्ण जो हैं वो अलग अलग कर्तव्य और धर्म के द्वारा अपने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए समाज के अंदर व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वर्ण व्यवस्था में देखने को मिलते हैं।